Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of autopsy and exhumation. तो आज हम autopsy और exhumate को रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे यही फ़ायदा होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या मुस्तकबिल में करीब में करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करिए इस वीडियो को, टॉपसी एंड एक्सह्यूमेशन, इसकी रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पर हर टॉपिक के साथ साथ मैंने कुछ टिक लगाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में कितनी मरतबा आ चुका है, तो मैंने पास्ट पेपर की भी वैल्यू को बढ़ा दिया है। यानी आपने पास्ट पेपर भी साथ साथ करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 टिक लगे हुए, इसका मतलब जो टाइप्स ऑफ टॉपसी है 3 मरतबा पास्ट पेपर में आ चुका है। ठीक हो गया। तो आप इस वीडियो को पास्ट पेपर के हवाले से भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपसी एंड एक्सह्यूमेशन को। तो सबसे पहला जो सवाल आया था पास्ट पेपर में, टॉपसी की डेफिनेशन। तो टॉपसी होती क्या है? टॉपसी असल में क्या होती है? डिटेल श्रूटनी होती है। श्रूटनी का वर्ड यूज़ किया था एनआरए ने। श्रूटनी का मतलब होता है कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होता है। जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होती है पूरी के पूरी एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है, और 3 बॉडी कैविटी को ओपन किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर 3 ही बॉडी कैविटी मेनली होती है। एक होती है क्रेनियल कैविटी, और दूसरी होती है चेस्ट कैविटी, और तीसरी होती है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो जो डिटेल एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, बॉडी कैविटी को ओपन करना हो, तो इस डिटेल एग्जामिनेशन को जो हम यूज़ करते हैं मेडिकल, लीगल या साइंटिफिक पर्पस के लिए, तो उस डिटेल्ड सिस्टमैटिक साइंटिफिक एग्जामिनेशन को बोलते हैं हम ऑटोप्सी। अब ऑटोप्सी ग्रीक वर्ड है, तो इसका क्या मीनिंग है? ये आउटो और ओपिस से निकला है। तो आउटोस का मतलब सेल्फ और व्यू, देखना। ऑटोप्सी के दूसरे मायने क्या क्या है? इसको नेक्रोप्सी भी बोलते हैं या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो ये 3 वर्ड्स एक ही चीज़ के मुतालिक है। क्या है? डिटेल, सिस्टमैटिक, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड पर्सन या डेड बॉडी फॉर मेडिकल, लीगल या साइंटिफिक पर्पस। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, नेक्रोप्सी या टॉपसी, ये 3 एक ही चीज़ के नाम है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो आया था पास्ट पेपर में वो था टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी का। ऑटोप्सी की टाइप्स क्या होती है? तो यहाँ पर ऑटोप्सी की 5 टाइप्स लिखी हुई है, लेकिन छठी टाइप्स आपको बता दूंगा, वो है नेगेटिव ऑटोप्सी। तो टोटल कितनी टाइप्स होगी? 6 टाइप्स। मेडिकल ऑटोप्सी, फोरेंसिक ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, और लास्ट है विर्चुअल ऑटोप्सी। विर्चुअल ऑटोप्सी के बाद एक और भी टाइप है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो है नेगेटिव ऑटोप्सी। अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं। पहला है मेडिकल ऑटोप्सी, जिसके बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम्स हैं। इसको एकेडमिक ऑटोप्सी भी बोलते हैं, क्लिनिकल ऑटोप्सी भी बोलते हैं, हॉस्पिटल ऑटोप्सी भी बोलते हैं, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी भी बोलते हैं। अगर जो उसको स्टूडेंट परफॉर्म करे तो उसको एकेडमिक बोलते हैं, या उसको अगर पैथोलॉजिस्ट परफॉर्म करे तो उसको हॉस्पिटल या पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी भी बोलते हैं। अब सिंपल है क्या ये क्या है? सिंपल डाइसेक्शन होता है जो कि स्टूडेंट एनाटॉमी के करते हैं या पैथोलॉजिस्ट करते हैं। किन पर्पस के लिए, किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए? मैं ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा इसका जब इसका टॉपिक आएगा। ठीक है। क्यों करने के लिए? ताकि मौत की वजह पता चल जाए या डायग्नोसिस को कंफर्म कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता चला है कि जो अगर वायलेंस की वजह से किसी चीज़ का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो उसको डायग्नोसिस को कंफर्म कर देना, या ये चेक करना कि फैट एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हुई है, स्पेसिफिकली पल्मोनरी सर्कुलेशन की फैट एम्बोलिज्म की वजह से, तो इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करना। तो 2 पर्पस होती है, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। जबकि मेडिको लीगल और फोरेंसिक ऑटोप्सी, इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, वो अपने नेक्स्ट देखने हैं। कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ, एविडेंस कलेक्ट करना। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें सारी मेडिको लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी में आती है। और जो सिंपल जो ऑटोप्सी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा की जाती है वो यही वाली है, मेडिको लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी। हॉस्पिटल ऑटोप्सी बहुत ही कम परफॉर्म की जाती है। ठीक है। अब मेडिको लीगल ऑटोप्सी या फोरेंसिक ऑटोप्सी है क्या? अब जो फोरेंसिक ऑटोप्सी है, मतलब कानूनी हैसियत थोड़ा सा आ जाएगा। मतलब अगर हम साइंटिफिक एग्जामिनेशन करेंगे, डिटेल साइंटिफिक एग्जामिनेशन, और ये एक्सटर्नल भी होगा, इंटरनल भी होगा, और बॉडी कैविटी को ओपन भी करेंगे, किसकी? डेड बॉडी की। और ये किसी कानूनी हैसियत के तौर पर परफॉर्म करे। क्यों? ताकि किसी भी जो सिटीज़न है उसके राइट को प्रिजर्व किया जा सके। ठीक हो गया। इन केस की जो डेथ है वो ज़्यादा सडन है, क्रिमिनल है, जो नागानी आफत के बजाय जो होती है डेथ, जो काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज़ होती है। कहने का मतलब जिसमें किसी ना किसी का जुर्म इन्वॉल्व होता है, क्राइम इन्वॉल्व होता है। तो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जो ऑटोप्सी करते हैं उसको बोलते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ठीक हो गया। या उसको फोरेंसिक ऑटोप्सी भी बोलते हैं, क्योंकि फोरेंसिक मेडिसिन में ये की जाती है। ठीक हो गया। यानी जो क्रिमिनल लॉ को सॉल्व करने के लिए जो ऑटोप्सी की जाती है वो मेडिको लीगल ऑटोप्सी या फोरेंसिक ऑटोप्सी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अब जब ऑटोप्सी की बात करते हैं, चाहे मेडिको लीगल हो चाहे मेडिकल ऑटोप्सी हो, तो उनके अंदर डिटेल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल एग्जामिनेशन प्लस
ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, मैंने 3 चीज़ें बताई क्या, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है। इन्हीं 3 चीज़ों को मिलाकर तब क्या बनती है, तब बनती है हमारी ये मेडिकल ऑटोप्सी या मेडिको लीगल ऑटोप्सी। लेकिन अगर सिर्फ ऑटोप्सी के अंदर एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एग्जामिनेशन हो, लेकिन अगर बॉडी कैविटी की इन्वेस्टिगेशन ना करे, बॉडी कैविटी को ओपन ना करे, सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो, तो इस टाइप की ऑटोप्सी को क्या बोलते हैं, इस टाइप की ऑटोप्सी को बोलते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। वैसे तो आपको पहले मैंने बताया था कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को ऑटोप्सी का नाम है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑटोप्सी की एक और टाइप के अंदर आता है, ठीक हो गया। तो आपको मैंने बता दिया, आपने इन दोनों को आराम से देखना है। वैसे तो हमने ऊपर कहा था कि इनकी मीनिंग, लिटरल मीनिंग या दूसरा अल्टरनेटिव नेम ऑटोप्सी का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, लेकिन जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है ये ऑटोप्सी की एक टाइप होती है। ओके, तो ये होगा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अंदर जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लड, बाइल या यूरिन, इनको कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको स्पेसिफिक लेबॉर्ट्री के अंदर सेंड किया जाता है ताकि कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ, इसको मालूम किया जा सके। अब इसके बाद है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। अब ये ऑटोप्सी वो ऑटोप्सी है जो हम परफॉर्म करते हैं उस कंडीशन के अंदर जब कोई सुसाइडल डेथ हुई है, तो उसको आप सुसाइडल ऑटोप्सी भी बोल सकते हैं। सुसाइडल ऑटोप्सी, इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो जिसकी मौत हुई है उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से या उसके जानने वालों से ये मालूम करना कि उसकी मौत से पहले उसकी क्या कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं था, उसकी दिमागी हालत क्या थी, उसको कोई मसला तो नहीं था, कोई बीमारी तो नहीं थी, नफ्सियाती बीमारी। तो ये क्या चेक करना, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है, ठीक है, कि किसी भी जो है डेड बॉडी है या जो डेड पर्सन है उसका मौत से पहले ये चेक करना कि उसका माइंड कैसा था, कि आया कि सुसाइडल वाला था या ये होमिसाइडल वाला था, ठीक हो गया। और ये जज करना कि ये सुसाइडल केस था या होमिसाइडल केस था। सुसाइडल का मतलब होता है कि बंदे ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, और होमिसाइडल का मतलब होता है सिंपल कत्ल या मर्डर, यानी एक बंदा दूसरे बंदे को मार दे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो कलेक्ट की जाती है, पर्सन के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट से की जाती है, पुलिस से की जाती है, मेडिकल रिपोर्ट और उसके फ्रेंड से, इसकी फैमिली से या जिसके कॉन्टैक्ट्स जो कॉन्टैक्ट पर्सनस हैं उनसे मालूमात की जाती है कि ये किस तरह का शख्स था या उसकी जहनी हालत किस तरह से थी, कोई नफ्सियाती मरीज तो नहीं था। तो ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के अंदर करते हैं। जबकि लास्ट है वर्चुअल ऑटोप्सी। अब वर्चुअल ऑटोप्सी नाम से लग रहा है कि यहाँ पर आप एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, यानी ये ब्लड लेस होगी और मिनिमली इन्वेसिव होगा। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे सीटी स्कैन, एमआरआई, फोटोग्रामेट्री और 3D ऑप्टिकल मेजरिंग टेक्निक्स। इससे क्या मालूम करेंगे कि हमें ये पता चल जाए कि जो फाइंडिंग्स क्या थी, बॉडी के सरफेस की फाइंडिंग क्या थी या इंटीरियर की। मतलब अगर हमने बगैर किसी इंसिडेंस के, बगैर किसी बॉडी कैविटी को ओपन किए बगैर हमने इन्फॉर्मेशन ले ली है और इन्फॉर्मेशन हमने सीटी स्कैन, एमआरआई या 3D ग्रामेट्री से ली है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑटोप्सी। वर्चुअल ऑटोप्सी, ठीक हो गया। तो ये ऑटोप्सी की 5 टाइप्स होगी, और मैंने कहा था कि इस ऑटोप्सी की छठी टाइप भी होती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑटोप्सी। नेगेटिव ऑटोप्सी का मतलब होता है कि आपने पूरी की पूरी ऑटोप्सी परफॉर्म कर लिया, लेकिन ऑटोप्सी परफॉर्म करने के बाद आपको जो कॉज ऑफ डेथ है वो नहीं मिला, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑटोप्सी। तो नेगेटिव ऑटोप्सी में जो कॉज ऑफ डेथ है वो मालूम नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये नेगेटिव ऑटोप्सी है, जिसको ऑब्सक्योर ऑटोप्सी भी बोलते हैं या अनरिवार्डिंग ऑटोप्सी, क्योंकि ऑटोप्सी का तो एक रिवार्ड होता है ना कि कॉज ऑफ डेथ बता देना, लेकिन अगर ये ऑटोप्सी कॉज ऑफ डेथ ना बताए, तमाम चीज़ें करने के बावजूद जो ना मिले, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव ऑटोप्सी, ठीक है। नेगेटिव ऑटोप्सी को हम रिस्पेक्टिव टॉपिक के अंदर देखेंगे, पहले हम यहाँ से कर लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा सवाल आता है इस चैप्टर में, वो पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मेडिकल और फोरेंसिक ऑटोप्सी। तो सबसे पहले इनके सिनोनिम को देख लेते हैं, अल्टरनेटिव नेम्स को देख लेते हैं। मेडिकल ऑटोप्सी का दूसरा नाम एकेडमिक, हॉस्पिटल, क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी है, जबकि फोरेंसिक ऑटोप्सी मेडिको लीगल ऑटोप्सी। लेकिन अब इसको पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहना बहुत ज़्यादा गलत बात है, तो हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को ये तस्लीम नहीं करेंगे, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब जो मेडिकल ऑटोप्सी है, मेडिकल ऑटोप्सी परफॉर्म करने के लिए जो रिलेटिव्स होते हैं हॉस्पिटल जो लेके आते हैं, ठीक है, तो उनसे कंसल्ट लेना ज़रूरी होता है, ये चेक करने के लिए उसको डिजीज़ क्या था, या डिजीज़ का अगर पता है तो उसको डायग्नोसिस को कंफर्म करना, ठीक हो गया, कॉज ऑफ डेथ को या डायग्नोसिस को कंफर्म करना। लेकिन यहाँ पर जो फोरेंसिक ऑटोप्सी में आप कंसेंट नहीं चाहिए होती रिलेटिव से, ठीक है। अब पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ऑटोप्सी होती है वो फोरेंसिक ऑटोप्सी होती है, मेडिकल ऑटोप्सी ज़्यादा परफॉर्म नहीं की जाती। इसके बाद जो है, इसके लिए जो मेडिकल ऑटोप्सी के लिए लीगल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कोई कानूनी वगैरह कोई जो शरीयत के हिसाब से या कोई कानूनी या कोई एफिडेविट वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई चालान की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर आपको लीगल अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है। इसके बाद जो प्रोसीजर है, अब ये प्रोसीजर कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंसेंट। फॉर एग्जांपल बाजू का कहते हैं कि रिलेटिव्स कहते हैं कि ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं जाना, इसलिए आप सुपरफिशियली करके बता दें, ठीक है। इस विसरा को आपने पेनिट्रेट नहीं करना, इस विसरा को डाइसेक्ट नहीं करना, ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जो रिलेटिव्स की कंसेंट क्या है। जबकि फोरेंसिक ऑटोप्सी ऑलवेज कंप्लीट होती है, हमेशा इसको कंप्लीट तक पहुंचाया जाता है, तमाम प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को असल में कंपैरिजन का पूछा गया था, ठीक है। अब मेडिकल ऑटोप्सी और मेडिको लीगल ऑटोप्सी, इनके ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम मेडिकल ऑटोप्सी के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो अब मेडिकल ऑटोप्सी का मेन पर्पस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि या तो डायग्नोसिस करना, या अगर डायग्नोसिस है तो उसको कंफर्म कर देना, कॉज ऑफ डेथ को मालूम करना, या फिर डायग्नोसिस को कंफर्म कर देना, या ये कंफर्म करना कि जो डिजीज़ था उसका कोर्स क्या था, कि सडन था या ग्रेजुअल था। ये चेक करना कि जो ड्रग थेरेपी थी जो इसकी लाइफ में थी वो इफेक्टिव थी या नहीं थी। मिसाल के तौर पर अगर डायबिटिक कोमा की वजह से डेथ हुई है तो ये चेक करना कि जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स थी वो किस तरह से काम कर रही थी। तो ड्रग की इफेक्टिवनेस को चेक करना, डिजीज़ के कोर्स को देखना, और इसके साथ साथ और ये देखना कि जो कॉज ऑफ डेथ क्या है या कॉज ऑफ डेथ मालूम हो गया है तो डायग्नोसिस को कंफर्म कर देना। तो ये थे मेडिकल ऑटोप्सी के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो फोरेंसिक और मेडिको लीगल, अभी तो मैंने बताया मेडिकल ऑटोप्सी, अब मेडिको लीगल ऑटोप्सी या फोरेंसिक ऑटोप्सी इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, यहाँ से। अब पहले डेफिनेशन बता रहा है फोरेंसिक और मेडिकल लीगल ऑटोप्सी की दोबारा से। अब ये क्या है, शिरोटिनी है। शिरोटिनी का मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है किसकी, कॉर्प्स की। कॉर्प्स को उर्दू में बोलते हैं लाश, जिसमें एक्सटर्नल सरफेस होती है, 3 इंटरनल बॉडी कैविटी होती है, उनके कंटेंट्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ जो स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करना, ठीक है, या उनकी प्रिजर्वेशन करना। किसके लिए, हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी के लिए, ठीक हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कॉज ऑफ डेथ, मौत की वजह मालूम करना। फिर ये मालूम करना कि डेथ का मोड क्या था। मोड का मतलब हमारी बॉडी के अंदर 3 ही वाइटल सिस्टम होते हैं जो लाइफ को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ डेथ का मतलब होता है कि कोई अगर एक वाइटल सिस्टम फेल हो गया तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। 3 वाइटल सिस्टम कौन कौन से है, CNS, CVS, रिस्पिरेटरी सिस्टम। अगर CNS फेल होता है तो उसको हम बोलते हैं, हम CNS के फेल होने की वजह से हम इसको कोमा, CVS को सिनकोपी, ठीक है, और रिस्पिरेटरी को हम एस्फिक्सिया बोलते हैं। तो ये होगा मोड ऑफ डेथ के कौन सा इनमें से कौन सा वाइटल सिस्टम था जो पहले फेल हो गया। इसके बाद ये चेक करना कि मौत किस तरह से हुई है, उसका मैनर क्या था, कि आया कि नेचुरल थी, अननेचुरल थी। जो अननेचुरल है ये भी 3 में आ जाएगी, एक्सीडेंटल, सुसाइडल, होमिसाइडल, ठीक है। चौथा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये चेक करना कि जो आइडेंटिटी थी उसकी शनाख्त क्या थी, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी भी ऑब्जेक्टिव होता है। फिर इसके बाद 5वां टाइम सिंस डेथ मालूम करना। इसके साथ साथ एविडेंस कलेक्ट करना, शवाहिद जमा करना, ये करने के लिए कि जो आला कत्ल क्या था, किस चीज़ से मौत हुई है, ठीक है, और जो ये करना कि जो आला कत्ल मिला है इसकी वजह से इसका मुजरिम कौन है, किसने इसकी मौत की है, ठीक है। 7वां जो है कि ये करना जो इसको चोट वगैरह लगी है, इंजरी लगी है, उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको लिख लेना, उनको नोट कर लेना, और ये करना, ये थोड़ा सा ये फैसला करना कि चोट किस वजह से लगी है, ठीक हो गया। इसके बाद जो ऑर्गन या विसरा है उनको रिटेन कर लेना, उनको प्रिजर्व कर लेना एविडेंस के तौर पर, ठीक हो गया। और ये देखना कि आया कि जो डिजीज पर्सन था उसने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया मौत से पहले। अगर न्यू बॉर्न इन्फेंट है, इन्फेंटिसाइड है, तो इसमें यह चेक करना कि लाइव बर्थ थी या स्टिल बर्थ था, ठीक है, लाइव बर्थ या स्टिल बर्थ, या वायबिलिटी को कंट्रोल करना, वायबिलिटी को देखना। तो ये मेडिको लीगल ऑटोप्सी के 10 ऑब्जेक्टिव है, कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, आइडेंटिटी या टाइम सिंस डेथ, एविडेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट इंजरीज। इसके बाद जो है विसरा फॉर एविडेंस है, ट्रीटमेंट बिफोर डेथ है, और इन्फेंटिसाइड में आप लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ और वायबिलिटी को देखते हैं, ठीक हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव थे मेडिको लीगल ऑटोप्सी के। इसके बाद है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब अथॉरिटी लेटर, आपके पास कोई ना कोई एक लेटर होना चाहिए जिसकी वजह से आप कोई ऑटोप्सी परफॉर्म कर सके, मेडिको लीगल ऑटोप्सी। तो ये क्या होता है, ये राजीनामा होता है असल में, या इजाज़तनामा होता है, इजाज़तनामा होता है, ठीक हो गया। तो इसके लिए एक प्रॉपर ऑफिशियल ऑर्डर होता है, अथॉरिटी लेटर होता है, ठीक हो गया। और ये कहाँ से आता है, पुलिस से भी आ सकते हैं, मजिस्ट्रेट से भी आ सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद कहता है कि कोई भी डॉक्टर है जिसके पास MBBS डिग्री है और किसी ऑटोप्सी सेंटर में परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो फोरेंसिक ऑटोप्सी कर सकता
होता है। अब ऑटोप्सी करने से पहले क्या क्या प्री रिक्विजिट होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, दरकार होती है, ठीक हो गया। तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट लेटर है कि ऑटोप्सी आपने करनी है तो उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए। जो केस है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री है उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ 2 कॉपी होनी चाहिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट की। इंक्वेस्ट का मतलब इंक्वायरी रिपोर्ट की आपको 2 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें होगा क्या, इंक्वेस्ट या इंक्वायरी रिपोर्ट में जो होगी डेड बॉडी की डिटेल्स होगी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो गए, ठीक है, या जो क्लॉथ्स कौन कौन से थे, या कोई इंजरी तो मौजूद नहीं थी उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक हो गया, या कोई देखने से कोई कंक्लूजन वगैरह ड्रा करना, मिसाल के तौर पर किसी के नेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन मार्क्स हैं, एब्रेजन है, तो उसका मतलब स्ट्रैंगुलेशन की वजह से मौत हुई है। और इसके बाद एक कॉपी FIR की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की किसने ये दरख्वास्त जमा कराई थी, ठीक हो गया, थाने में। उसके साथ साथ कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल केस शीट्स और डेथ सर्टिफिकेट, ठीक हो गया। अब ये वाला रिक्विजिशन या प्री रिक्विजिशन ये सिर्फ हेडिंग के तौर पे आता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2-2 कॉपियाँ, 1-1 कॉपियाँ वगैरह। अब इसकी प्रोसीजर क्या है, अब प्रोसीजर, अब यहाँ से प्रॉपर ये सवाल स्टार्ट हो रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने ये फ्लो चार्ट बनाना है। इस फ्लो चार्ट में क्या कह रहा है, आपने पहले क्राइम सीन पे विजिट करना है, फिर इसके बाद सबसे पहले इसकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना है, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन करना है। इंटरनल एग्जामिनेशन में भी 2 होगा, ठीक है। पहले रूटीन एग्जामिनेशन के सुपरफिशियली आपने ट्रंक, हेड एंड नेक को देखना है, फिर स्पेशल डाइसेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, इंसिजेंस देंगे ताकि बॉडी कैविटी को ओपन किया जा सके। जैसे नेक की डाइसेक्शन है, रिमूवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल आर्टरी को इवैल्यूएट करना, सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर को देखना। इसके बाद एंसिलरी एक्स्ट्रा जो होते हैं प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो हिस्टोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, सीरोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट बनती है। अब पहला सबसे पहले अब है प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़ के एग्जामिनेशन करने से पहले, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से पहले, ऑटोप्सी से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है, किसकी, लाश की रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो इसका रिकॉर्डिंग एक रजिस्टर में होती है और रजिस्टर 2 टाइप का होता है, एक जनरल रजिस्टर, एक ऑटोप्सी रजिस्टर। जनरल रजिस्टर में सिंपल जनरल बातें की जाती है और ऑटोप्सी रजिस्टर के अंदर उसकी ऑटोप्सी की डेड बॉडी की बातें की जाती है। जनरल रजिस्टर के अंदर डिसीज़ का बायोडाटा होगा, बायोडाटा में वही नाम है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, ये। इसके बाद जो उसका जेंडर होता है, इसके बाद रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन वगैरह, तो ये चीज़ें बायोडाटा में आ जाती हैं। फिर इसके बाद जो कॉर्प्स है, लाश है, वो किस वक्त रिसीव हुई है और किस टाइम पे मिली थी, ठीक हो गया। और जो लाश के हमरा, जिसके लाश को लाने वाले जो पुलिस ऑफिसर थे, उनका नाम, उनका नंबर, उनका पुलिस स्टेशन है, ठीक है। और इसके साथ साथ और एक कब वापस की है डेड बॉडी, तो इसका भी प्रॉपर तारीख वगैरह और टाइम वगैरह ये जनरल रजिस्टर में आता है। जबकि ऑटोप्सी रजिस्टर में भी पहले बायोडाटा आता है, फिर इसके साथ हर डेड बॉडी के एक स्पेसिफिक ऑटोप्सी नंबर होता है और ये ईयरली होता है, जैसे 2020 कितना है, 2021 कितना है, 2022 कितना होगा। इसके बाद ऑटोप्सी जिस टाइम पे कर रहेगा उस टाइम को नोट करना। इसके बाद जो डिजीज्ड है, ठीक है, डेड बॉडी है, तो उसका जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का नाम और स्पेसिमेन कितने हैं उनका नंबर या उनका नाम को नोट करना। इसके बाद, ठीक है, और फिर जिस लेबॉर्ट्री में सेंड करे उस लेबॉर्ट्री का नाम और किस टाइम पे सेंड करे, और फाइनल कंक्लूजन बताना कि मौत की वजह क्या थी, कब हुई थी मौत, मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होगी। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा, फिर डेड बॉडी को ट्रांसफ़र करना कहाँ, मॉर्चुरी फ्रीज़र। मॉर्चुरी फ्रीज़र का मतलब जो मुर्दा खाना होता है, जहाँ फ्रीज़र के अंदर जहाँ उसको फ्रीज़ किया हुआ था, तो वहाँ से ऑटोप्सी टेबल तक पहुँचा देना। फिर इसके बाद जब ट्रांसफ़र करने के बाद उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन कौन करेंगे, पुलिस ऑफिसर करेंगे, उसके साथ कोई ना कोई 2 रिलेटिव होंगे, ठीक हो गया। पुलिस ऑफिसर का नाम, उसका बेल्ट नंबर और जो रिलेटिव्स हैं उनका नाम और उनके साथ साथ उनका CNS नंबर, इसको भी आपने ज़रूर नोट करना होता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो प्रॉपर फोरेंसिक है या फोरेंसिक ऑटोप्सी प्रॉपर है, ऑटोप्सी प्रॉपर, इसके स्टेप्स स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन क्लोथ्स की सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और क्लोथ्स के ऊपर जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करेंगे। नंबर 2 क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सर्फिस। पहले फिजिकल एग्जामिनेशन क्लॉथ का था, अब फिजिकल एग्जामिनेशन बॉडी के सर्फिस का है और फिर वहाँ से एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद इन दोनों को मिला के आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद आप बॉडी कैविटीज़ को ओपन करोगे, ठीक हो गया। हेड का क्रेनियल कैविटी और क्रेनियल कैविटी, इसके साथ साथ जो एब्डोमिनल कैविटी, चेस्ट कैविटी वगैरह, और फाइनली जो नंबर डी होगा इसमें क्या होगा, शिरोटिनी होगा। शिरोटिनी का मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक हो गया। तो शिरोटिनी। और इसके बाद नंबर 5 में आप क्या करेंगे, जो स्पेसिमेन होगा उनको कलेक्ट करने के बाद प्रिजर्व भी करेंगे, ठीक है, ताकि इनको लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और लास्ट क्या है, ऑटोप्सी परफॉर्म करने के बाद डेड बॉडी को वापस क्लोज कर देना। तो ये प्रॉपर क्या होते हैं,
प्रॉपर स्टेप्स थे ऑटोप्सी प्रॉपर के। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस फ्रॉम क्लॉथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन का मतलब आप केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जब क्लॉथ उसकी बॉडी के ऊपर है। फिर हम इंस्पेक्शन करेंगे कपड़े उतारने के बाद, ठीक है। फिर जो कपड़े उतारे थे तो उन कपड़ों को अच्छे से एग्जामिन करेंगे, ठीक हो गया। और वहाँ से स्पेसिमन को कलेक्ट करेंगे। स्पेसिमन किस किस टाइप का हो सकता है, अगर किसी ने स्टैप वूंड से हमला किया है, ठीक है, वेपन से हमला किया, फायर आर्म इंजरी का केस है तो वहाँ पे ब्लड देखने को मिलेगा। अगर रेप है, सेक्सुअल असॉल्ट है तो फिर सीमन वगैरह, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और आगे है, इसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सरफेस एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पहले हमने क्लोथ्स को देखा था, अब ओवरऑल बॉडी सरफेस को देखेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल चेंजेस देखनी है जो डेथ के बाद होती है। डेथ के बाद हाइपोस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस का मतलब होता है पोस्टमार्टम लिविडिटी। पोस्टमार्टम लिविडिटी का मतलब है कि जो डेड बॉडी की क्या होती है, मौत के बाद जो डिपेंडेंट पार्ट होती है ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस होती है, तो वहाँ पे ब्लड की अकोमुलेशन होना शुरू होती है। और ये जो ब्लड होता है इंट्रावेस्कुलर होता है, जबकि ब्रूस एक्स्ट्रावेस्कुलर है। रिगर मोर्टिस है, मसल अकड़ जाएंगे। तो ये फिजिकल चेंजेस देखनी है। इसके बाद जो मैकेनिकल इंजरीज हैं, मैकेनिकल इंजरीज कौन कौन सी हो सकती है, ब्रूजेस हैं, एब्रियन है, लैसिरेशन है। तो मैकेनिकल इंजरी को क्या करना, देखना, इंस्पेक्ट करना और उसका कोई ना कोई एविडेंस जमा कर देना, एविडेंस जमा कर देना। और इसके बाद फाइनली क्या करना, फाइनली जो स्पेशल एविडेंस होते हैं जो फोरेंसिक इंपॉर्टेंस के लिए और जो कि कैडावेरिक स्पैज्म है। कैडावेरिक स्पैज्म एक होता है, कैडावेरिक स्पैज्म होता है, एक होता है रिगर मोर्टिस होता है। रिगर मोर्टिस मौत के बाद होता है, कैडावेरिक स्पैज्म होता है मौत से पहले। फॉर एग्जांपल, मौत से पहले जिसका जो मकतूल है उसके हाथ में कोई पिस्तौल था, ठीक है, और वो फायर करने वाला था, लेकिन कातिल ने उसको टाइम नहीं दिया फायर करने का, उसको मार दिया। अब इसके हाथ में, जिस हाथ में पिस्तौल होगा, तो वहाँ पे स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हैंड के मसल है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसको बोलते हैं कैडावेरिक, ठीक है। इसके बाद एक होता है कैडावेरिक रिजिडिटी भी है। फाइनली हेजिटेशन कट्स भी देखने को मिल सकता है। डिफेंस वुंड, डिफेंस वुंड जब कोई बंदा दफा कर रहा होगा। हेजिटेशन कट्स कब देखने को मिलेंगे, जब सुसाइडल केस होगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सरफेस के अंदर आप फिजिकल चेंजेस को देखेंगे। इसके बाद एविडेंस ऑफ मैकेनिकल इंजरीज को नोट करोगे। उसके बाद स्पेशल एविडेंस जस्ट लाइक कैडावेरिक स्पैज्म, हेजिटेशन कट या डिफेंस वुंड। इसके बाद ओपनिंग ऑफ 3 बॉडी कैविटीज यूजिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसिजन। अब बॉडी कैविटी को ओपन करना, तो सबसे पहले क्लीनर कैविटी को ओपन करने के लिए जो इंसिजन देखिए वो होगा कोरोनल इंसिजन। तो कोरोनल का मतलब होता है कोरोनल प्लेन के अंदर। अब होगा क्या, ये इंसिजन स्टार्ट होगा बिहाइंड द ईयर। आप देख सकते हो बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर, ठीक है, लैटरली स्टार्ट होगा बिहाइंड द ईयर। फिर इसके बाद ये अपवर्ड मूव करेंगे, अपवर्ड मूव करते हुए दूसरी साइड, इसी तरह दूसरी साइड से भी आपका क्या करोगे, वहाँ से भी कान के पीछे से ऊपर की तरफ आना शुरू कर दोगे। तो फाइनली दोनों इंसिजन्स आपस में मिल जाएंगे, तो दोनों को मीट कर देना कोरोनल प्लेन के अंदर। तो ये होगा हेड का कोरोनल इंसिजन होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एब्डोमिनल इंसिजन या जो चेस्ट इंसिजन, थोरैको एब्डोमिनल इंसिजन्स मिला के कह देते हैं, तो वहाँ पर आपको 3 टाइप के इंसिजन्स देखने को मिलते हैं। एक है स्ट्रेट या आई शेप, दूसरा है वाई शेप और तीसरा है मॉडिफाइड आई वाई शेप। अगर आप यहाँ से देखो तो ये आपको पूरा जो ये वाला है, ये वाला इंसिजन है, ये वाला, तो ये वाला कौन सा इंसिजन है, ये वाला पूरा क्या आई शेप है, जबकि ये वाला वाई शेप है और ये वाला मॉडिफाइड वाई शेप है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं स्ट्रेट या आई शेप। जो स्ट्रेट आई शेप है ये चिन से लेकर प्यूबिस तक एक्सटेंड करता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये कॉमन है, फास्ट होता है, इजी होता है, ठीक है, कॉमन, फास्ट, इजी। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये है कि इस टाइप के इंसिजन में जो एक्सिलरी रीजन होता है और नेक रीजन, इसकी तरफ एक्सपोजर सही तरह नहीं हो पाता, ठीक हो गया। तो एक्सिला और नेक के एक्सपोजर के लिए हमें दूसरे इंसिजन्स भी चाहिए। दूसरा इंसिजन है वाई शेप। तो वाई शेप अगर आप देख सकते हो ये पूरा मास्टॉइड प्रोसेस है, मास्टॉइड प्रोसेस एक्सटेंड करता हुआ सुपरास्टर्नल नोच और सुपरास्टर्नल नोच से फिर वापस प्यूबिस की तरफ जाता है। तो ये फास्टर है और यहाँ पर आपको नेक की एक्सपोजर ज़्यादा देखने को मिलती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है और टीडियस भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, ठीक है, डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सिलरी रीजन की एक्सपोजर सही तरह नहीं हो पाती। अब इसके बाद मॉडिफाइड वाई शेप। मॉडिफाइड वाई शेप का मतलब ये होता है कि जो आप एक्रोमियल एंड ऑफ क्लेविकल, ये क्लेविकल का एक्रोमियल एंड है, वहाँ से एक्सटेंड करते हुए ज़िफाइड प्रोसेस और ज़िफाइड प्रोसेस से वापस नीचे की तरफ चले जाओगे प्यूबिस की तरफ, तो ये होगा मॉडिफाइड वाई शेप। अब ये वाला मोर कॉस्मेटिक होता है क्योंकि यहाँ पे नेक के स्किन स्पेयर हो जाती है और यहाँ पे एक्सिलरी रीजन और नेक रीजन की तरफ एक्सपोजर रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, टेडियस है, टाइम टेकिंग है, ठीक हो गया, बिल्कुल वही जो वाई शेप में था। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड को ओपन नहीं करते, लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी या कोई डिजीज़ हो गया है या स्ट्राइकनिंग पॉइजनिंग है, स्ट्राइकनिंग स्पाइनल कॉर्ड के इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को ब्लॉक कर देती है। स्ट्राइकनिंग एक ड्रग का नाम है, ठीक है, एक पॉइजन है।
ठीक हो गया। तो अगर स्ट्राइकनिंग की पॉइजनिंग है या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है या कोई डिजीज़ है, तब हम क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को ओपन कर लेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड को ओपन करने के लिए दो टाइप के अप्रोच होते हैं, एक होता है एंटीरियर अप्रोच, एक होता है पोस्टीरियर अप्रोच होता है। तो जो है पोस्टीरियर अप्रोच में मिड लाइन स्किन इंसिजन देते हैं बैक में, क्योंकि बैक में आपको पता है कि जो स्पाइनस प्रोसेस होती है वो बिल्कुल दरमियान में पड़े हुए होते हैं, और फिर स्पाइनस प्रोसेस पर इंसिजन देने के बाद एक लेमिना होता है स्पाइनल कॉर्ड के, तो लेमिना को दोनों साइड से रिमूव कर देंगे आरी की मदद से, ठीक है। तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर अप्रोच, एक होती है एंटीरियर अप्रोच। तो पोस्टीरियर अप्रोच और इंटीरियर अप्रोच स्पाइनल कॉर्ड के लिए करते हैं, कब करते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी, डिजीज या फिर क्या होता है, स्ट्राइकिंग पॉइजनिंग होती है। तो ये था ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। इसके बाद क्या करना, इंटरनल कंटेंट की स्क्रूटिनी करना, इनकी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन या क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। सबसे पहले है क्रेनियल कैविटी, फिर होगा थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी। तो पहला है क्रेनियल कैविटी। तो हमने पहले क्या देना है, क्रोनल इंसिजन देना, जिसकी वजह से स्काल्प को हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, स्काल्प को साइड पे हम हटा देंगे। फिर इसके बाद जो स्कल की कैप है, स्कल कैप को क्या बोलते हैं, कैलवेरिया बोलते हैं, कैलवेरिया। अब कैलवेरिया को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। किस तरह से, आरी इस्तेमाल करेंगे, और जो लाइन होगी कटिंग की वो किस तरह से होगी, अगर आप यहाँ से देखो, जो लाइन कटिंग की है वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करी है, ये हॉरिजेंटली है, और हॉरिजेंटली एक्सटेंड करी है, आपको नजर आ रहा होगा सेंटर ऑफ फोरहेड, या क्या, सेंटर ऑफ फोरहेड। सेंटर ऑफ फोरहेड से आप बेस ऑफ मास्टोइड प्रोसेस यहाँ तक एक्सटेंड करोगे, ठीक है, यहाँ तक। ये है बेस ऑफ मास्टोइड प्रोसेस है, बेस ऑफ मास्टोइड प्रोसेस है, वापस पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। तो ये पूरा जो होगा, ये है स्कल कैप को रिमूव करने के लिए बेसी ऑक्सीपिट से। फिर स्कल कैप या स्कल वॉल्ट और बेस ऑफ क्रेनियम दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो गया, तो वन बाय वन इनको आराम से इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहले स्कल वाल्ट को देखेंगे, स्कल वाल्ट में कोई फ्रैक्चर या हिमाटोमा तो नहीं है। ड्यूरा को देखेंगे, कोई ब्लड के कोलेक्शन या कोई इंजरी या कोई डिजीज तो नहीं है। सुपीरियर सेजिटल साइनस को देखेंगे थ्रोम्बोसिस के लिए, कि थ्रोम्बोस तो नहीं है। या ब्रेन की फिर एग्जामिनेशन करेंगे, ब्रेन के एग्जामिनेशन में इंजरी, डिजीज या एनोरिज्म वगैरह को देख लेंगे। फाइनली वेंट्रिकुलर सिस्टम को एग्जामिन कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद है थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को हम किन किन चीज़ों को देखने के लिए, इंजरी और डिजीज तो सब में कॉमन है, तो इंजरी डिजीज आपने सब में लिखना है। इसके साथ साथ पैथोलॉजिकल लीजन्स वगैरह, या बाज़ वगैरह ऐसा होता है कि प्लूरल कैविटी में फ्लूइड ज़्यादा आ गया, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा आ गया, ब्लड ज़्यादा आ गया, ठीक है। इंजरी, डिजीज, पैथोलॉजिकल लीजन्स को देखने के लिए करते होते हैं, ठीक हो गया। तो ये था स्क्रूटिनी ऑफ इंटरनल कंटेंट या कंटेंट ऑफ कैविटीज़। इसके बाद लास्ट है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, के स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, फिर इनको प्रिजर्व करना। तो सबसे पहले पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या होता है मटेरियल, तो पहला जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं वो होता है 10% फॉर्मलिन होता है। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिजर्वेटिव कौन कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये यूज़ करते हैं सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन, लेकिन किन कंडीशन के अंदर, जब पॉइजनिंग का केस हो, स्पेसिफिकली स्ट्राइकनिंग का केस हो, और कार्बोलिक एसिड का हो, ठीक है, और यूरिन का सैंपल हो, ठीक हो गया। इसके बाद है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब होता है 99% इथाइल अल्कोहल होती है, या 90% इथाइल अल्कोहल, या 10% मिथाइल अल्कोहल। ये किस कंडीशन के अंदर करते हैं, जब यूरिन सैंपल हो, एसिड की पॉइजनिंग हो, एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड और एसिटिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ठीक है, इन कंडीशन के अलावा, ओके। इसके साथ जो थाइमोल होता है कंसनट्रेटेड HCl या सोडियम बेंजोएट, ये भी यूरिन सैंपल के लिए परफॉर्म करते होते हैं। अब अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रूटीन एग्जामिनेशन में 5 बॉटल्स होती है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो पहले जो बोतल होती है, बोतल नंबर 1 स्टोमक और उसके कंटेंट के लिए, बोतल नंबर 2 ये होती है लीवर के राइट लोब के लिए, ठीक है, और इसके साथ गाल ब्लैडर, स्प्लीन, और जो लीवर का राइट लोब होता है तकरीबन 60 ओंस का होता है। जो बोतल 3 होती है उसमें क्या होता है, 3 फुट क्या होता है, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और कंटेंट होता है। बोतल 4 में प्रिजर्वेटिव होता है, और बोतल 5 में 100 से लेकर 200 ml ऑफ यूरिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये बोतल 5 में 100 से लेकर 200 ml ऑफ यूरिन होता है, बोतल 4 में प्रिजर्वेटिव होता है, बोतल 3 में अंदर अपर स्मॉल इंटेस्टाइन और कंटेंट होते हैं, बोतल 2 के अंदर 60 ओंस लीवर, जो कि राइट लोब ऑफ लीवर के ऑलमोस्ट बराबर होता है, और बोतल 1 के अंदर स्टोमक और उसके कंटेंट होते हैं। बाकी जो चीज़ है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो। फाइनली क्या होगा, टॉपसी करने के बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, अपने डेड बॉडी को वापस क्लोज कर देना है। तो वापस पहले क्या करोगे, तमाम ऑर्गन और टिश्यू को वापस अपनी बॉडी कैविटी के अंदर डाल दोगे और उनको कॉटन से पैक कर दोगे। जो स्टर्नम है और स्कल कैप को अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और उनको स्यूचर करेंगे, ठीक है, इनकी स्यूचरिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद बॉडी की वॉशिंग करेंगे और लेग्स को और हैंड्स को आपस में टाई कर देंगे और एब्डोमेन के करीब करीब बांध देंगे। फाइनली क्या होगा, जो बॉडी होगा, बॉडी को 2 टाइप के मटेरियल से हम ढांप देंगे। पहला होगा पॉलीथाइलिन शीट, जिसको आप सिंपल प्लास्टिक बोलते हो, प्लास्टिक का शॉपर वगैरह, और दूसरा क्या होगा, वाइट कॉटन क्लॉथ से और पॉलीथीन शीट से ढांप देंगे, ठीक हो गया। और तमाम बॉडी पार्ट को कवर करना है सिवाय फेस के।
ठीक हो गया। तो ये था क्लोजर एंड रिजॉर्टिंग ऑफ बॉडी। अब इसके बाद लास्ट है सर्टिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स के। फाइंडिंग्स क्या होती है? सबसे पहले जो तीन तरह के तीन सर्टिफिकेट प्रिपेयर करेंगे। एक ओरिजिनल जो कि रजिस्टर में रहेगा, एक फर्स्ट कॉपी जो कि इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को सेंड की जाएगी, और एक सेकंड कॉपी जो कि स्टैटिकल सेक्शन में दी जाएगी ताकि हम डाटा को कंपाइल करें। इसके बाद जो होगा सर्टिफिकेट होगा उसमें तीन पोर्शन होंगे। फर्स्ट पोर्शन इसके अंदर जो डिजीज़ होगा, जो कॉर्प्स होगा, लाश होगी, उसका बायोडाटा होगा। इसके बाद फर्स्ट पोर्शन में जो पुलिस स्टेशन जो पुलिस ऑफिसर था उसका नाम और उसका पुलिस स्टेशन, ठीक है, और जो उसके रिलेटिव्स थे उनका नाम और उनका क्या रिश्ता था उसके साथ। सेंट्रल पोर्शन के अंदर तमाम फाइंडिंग्स होगी, एक्सटर्नल इंटरनल श्रूटनी, ठीक हो गया। और लास्ट पोर्शन के अंदर क्या होगा? कंक्लूजन होगा कि फाइनली कॉज ऑफ डेथ क्या था, मोड ऑफ डेथ क्या था, मैनर ऑफ डेथ क्या था। उसके साथ सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर के साथ स्टैम्प, नेम और डेजिनेशन ऑफ फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर, ये भी इंक्लूडेड होगा। ठीक हो गया। तो वीडियो आधे घंटे की हो गई है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको टॉप से अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगी। बस एक शॉर्ट से वीडियो बनाऊंगा जो रिमेनिंग जो कंटेंट हो गया टॉप से का उसको कवर कर देगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।